खैर लेट्स कम टू द पॉइंट। तो हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ रहे थे? फिर से लेक्चर जैसे मुझे याद है आपको याद होना पूरा पूरा। अच्छी अच्छी बातें और बताऊं, देख ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको पूरा साइक्लॉइड वाला प्रूफ भी बता दिया था, जिसको पढ़ने के बाद आपको एहसास हो गया कि अपने को कुछ समझ आने वाला इसलिए मैंने डराने के लिए नहीं कराया था उसको, मैंने बोला था पहले ही टफ है। क्या ठीक। उसके बाद मैंने वो चीज बताई वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या बताई थी? मैं आपको कुछ कुछ बातें और बताता हूं, ध्यान सुने। क्या जैसे मान लो कि एक चार्ज क्यू है। क्या है? चार्ज क्यू। बोलो क्लियर। ये अगर v रफ्तार से चले, ये अगर, तो ये यहां पर किसी भी r दूरी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड करता है। अब ध्यान समझना, हमने क्या पढ़ा था? बायट-सेवर्ट लॉ ने कहा, थोड़ा और इंटरनल जाते हैं। बायट-सेवर्ट लॉ ने कहा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर कोई, तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसके पास। फिर हमने बोला कि उस मैग्नेटिक फील्ड की में अगर हम एक चार्ज को रफ्तार दें तो उस पर फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो नहीं है, हमने बोला था मैग्नेटिक फोर्स है। कैसा फोर्स है? पर अगर हम और ध्यान से सोचे तो करंट, इसका मतलब करंट कैरिंग वायर इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? करंट कैरिंग वायर इज प्रोड्यूसिंग, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो करंट कैरिंग वायर इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब। तो करंट कैरिंग वायर इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब अगर करंट कैरिंग वायर इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर अपन बहुत ध्यान से सोचें तो करंट कैरिंग वायर में दौड़ता कौन है? चार्ज। मतलब दौड़ता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और इंटरनल सोचे तो, अरे हाँ ना बोलिया, करंट कैरिंग वायर इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, पर करंट में दौड़ता कौन है? चार्ज दौड़ता है भाई। कौन दौड़ता है? मतलब दौड़ता हुआ चार्ज। क्या मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड? रियलिटी में फॉर्मूला ये है। असलियत में आप बहुत अच्छी किताब उठाओगे ना तो फॉर्मूला यहां से चालू होगा, बाद में वायर आएगा, बाद में मैं आपको समझाता हूं कैसे। थोड़ा कंपैरिजन करके बताता हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ध्यान से सुने। मान लो कि करंट कैरिंग वायर है, ऐसे आपका ये है, यहां से आर वेक्टर की दूरी पे अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाती थी तो आपने उसका फॉर्मूला भी दिया था। क्या दिया था? Dv बराबर म्यू0 बाई 4 पाई आई dl cos r बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। बायट-सेवर्ट लॉ याद है? ये ऐसा ही था। क्लियर? बायट-सेवर्ट लॉ कौन सा लॉ? वो ऐसा आया था। डीएल की डायरेक्शन करंट के अलॉन्ग, आर वेक्टर का हेड वहां पे होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मान लो कि हमारा चार्ज क्यू है, मान लो कि हमारा चार्ज क्यू है, इसको हम रफ्तार दे दी v। कंपेयर इट विद अ करंट कैरिंग वायर, कंपेयर इट विद अ करंट कैरिंग वायर। सोचिए चार्ज क्यू जो v रफ्तार से चल रहा है, ये dt टाइम में कितना चल जाएगा? v dt। अरे कितना चल जाएगा? क्या दिस v dt इज इक्वल टू dl वेक्टर? यार तुम्हें नहीं आया? दिस v dt इज इक्वल टू, मैं गलत तो नहीं बोला? अरे हाँ ना बोल, अरे सोच ले। तो दिस इज इक्वल टू डीएल वेक्टर। बोलो क्लियर अच्छे से? हाँ भाई। तो अब अगर मैं इसकी वजह से किसी भी आर वेक्टर की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो मुझे लिखना चाहिए म्यू0 बाय 4 पाई आई, डीएल की जगह क्या लिखूं? वी वेक्टर dt। अरे हाँ ना बोल, मुझे लगा तो मैं आया नहीं आया। अब ये आई क्या चीज है? सोच, dt टाइम में क्या क्यू चार्ज क्रॉस कर गया? तो सोचिए देखो तो आई क्या चीज है? क्यू बाई dt। अरे क्या चीज है? अरे क्या चीज है? ध्यान से सोचो तो अपना क्यू क्या चीज है? आई डी टी। क्या चीज है? यार तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? तो हमने लिखा म्यू0 बाय 4 पाई आई वी डी टी क्रॉस आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। बोल यस और नो? देख dt को बाहर ले आओ तो क्या आई डी टी इज क्यू? आई डी टी इज क्यू। तो भाई साहब डीवी वेक्टर जो आपका निकल के आया, जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आया, वो डीवी वेक्टर निकल के आया म्यू0 बाई 4 पाई क्यू v क्रॉस r अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। रियलिटी में दिस इज द फॉर्मूला। इससे रियलिटी में ये आता है, अच्छी किताब पढ़ोगे तो। अरे हाँ ना बोले यार? खैर हमने उसको उल्टा समझा, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों ही लॉ। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, ड्यू टू अ जिसका फॉर्मूला है म्यू0 बाय 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। हालांकि ज्यादा आता नहीं, थोड़ी अपर लेवल की बात है, जो अगले 10 मिनट पढ़ा रहा हूं वो थोड़ा अपर लेवल की बात है, पर थोड़ा कर लेते हैं ताकि अपने को रहे कि अगर कोई तभी पूछ ले तो हमें आना। मैं थोड़ी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा उसमें आपको। फिर जो बोला चमका, क्या फॉर्मूला एकदम क्लियर है? यार हाँ ना बोल, उतार फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिया? अब सुन,
वी रफ्तार, कितनी रफ्तार? एक सिंपल एग्जाम में सवाल पूछा गया वी रफ्तार चार्ज क्यू, मान लो 60 डिग्री पे आर दूरी पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, बता सकते हो? डायरेक्शन किधर होगी, जल्दी बोल। देख फिर क्रॉस प्रोडक्ट है, वी क्रॉस आर, सीधा चलाओ सीधा चलाओ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अरे किधर है? किधर है? अंदर नहीं आया, अरे नहीं आया, अंदर है ना। कितनी बता दो, फॉर्मूला लगा दो, उसमें क्या है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है एग्जैक्ट इसी डेटा के साथ, शायद जेई मतलब मेरे हिसाब से स्क्रीनिंग में आया था, शायद जेई मेन में। वी और 60 डिग्री और आर, जल्दी बोलो आंसर, जल्दी बोलो। क्यू की फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी आर, वी और आर में एंगल साइन 60, कितना? वी आर साइन 60 अपॉन आर क्यू। पहले था जो बोला चमका अपॉन आर क्यू। क्या मेरी बात क्लियर है यार? हाँ ना बोलना पड़ेगा बस। अब क्या था आंसर आके बाद जो भी है कितना है? अच्छा अंदर है बाहर है? अंदर है। किधर है? अंदर। पहले था जो बोला चमका। चलो मैं आपको कुछ चीजें और समझाता हूं इसमें। जैसे मैं आपको एक पुराना बातें समझाता हूं, आपको शायद मेरी बात समझ आए। मतलब बहुत अच्छा बच्चा उसको सोच के मेरे से डाउट पूछता है। मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करता है, क्या करता है वो, तो उसे डाउट आता है कुछ प्रकार का। उससे पहले मैं एक चीज समझे कि ऐसा क्यों डाउट आता है उसको, समझे। मान लो मैं आपको बोलूं कि फोर्स ऑन वन मूविंग चार्ज ड्यू टू अनदर मूविंग चार्ज। एक बात सोचो, ड्यू टू अनदर मूविंग चार्ज, थोड़ी सी थ्योरी है, थोड़ी टिपिकल है, ध्यान से सुने। ऐसे भी बहुत टिपिकल भी नहीं है, समझ में आ जाएगी। ड्यू टू अनदर, मुझे एक बात समझ में आती है कि एक मूविंग चार्ज क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है? हाँ। तो दूसरा मूविंग चार्ज पर क्या मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है? हाँ। अरे यार जैसे मैं आपको सिंपल से बताता हूं, मान लो एक Q1 चार्ज है, क्या है? ये ऐसे दौड़ रहा है V1 रफ्तार से, कोई भी जनरलाइज कर लेते हैं। यहां से आर वेक्टर की दूरी पे एक और पार्टिकल है Q2 जो इधर दौड़ रहा है V2 रफ्तार से। क्या ये Q1 इस Q2 पे फोर्स लगाएगा? मैग्नेटिक लगाएगा नहीं लगाएगा? क्या ये Q1 यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है? क्या उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा? तो देखो उसका फॉर्मूला डरावना है पर डरना मत। मैं पूछूं फोर्स ऑन मैग्नेटिक, फोर्स की बात हो रही है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मैग्नेटिक, तो देख कैसे लिखूंगा, ध्यान सुनना। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QV क्रॉस V। बेकार रिस्पॉन्स क्या होता है? इसमें फोर्स निकालें तो Q2 V2 क्रॉस B, पर B किसकी वजह से? और उसका फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई Q1 V1 क्रॉस R अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर। ये फॉर्मूला डराने की जरूरत है कि समझने की जरूरत है? डरना मत, रटना मत। अरे यार मुझे लगा नहीं तुझे आया, आया नहीं आया, इसमें डरने वाली क्या बात है? नॉर्मल है। तो देखो आ जाओ, Q2 V2 वेक्टर क्रॉस म्यू नॉट बाई 4 पाई Q1 V1 वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर का Q अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर का यार हाँ ना बोल। पहले तो जो बोला चमका, सिंपल। अब इसी को ऐसे किताब में फॉर्मूला लिख दो, भाई साहब फोर्स ऑन वन मूविंग चार्ज ड्यू टू अनदर मूविंग चार्ज। अब में डरने वाली क्या बात है? फॉर्मूला लगाया हमने QV क्रॉस B, और B किसकी वजह से? 1 की वजह से। मतलब क्या एक मूविंग चार्ज दूसरे मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है? मैग्नेटिक। कौन सा? कौन सा? कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया। इस उतार फिर मैं एक डाउट पूछता हूं उस बच्चे का। आओ, तुम्हें याद हो ना, तो ऐसे कुछ सवाल हमने करे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक चार्ज Q है, उसे V0 रफ्तार दो, ये चार्ज Q है, ये फिक्स्ड है, और एक Q0 चार्ज, एक दूसरा चार्ज है, उसको V0 रफ्तार दो, बताओ मिनिमम दूरी पे कहां पे आएगा? भूल गया तू यार? याद है कि एंगुलर मोमेंटम वाला भी था, याद है? भूल गया? 3 सवाल कराए थे, एक एनर्जी कंजर्वेशन, एक एनर्जी प्लस मोमेंटम और एक एनर्जी प्लस एंगुलर। याद है? भूल गया? जब बच्चे ने वो नोट्स रिवाइज करे तो अच्छे बच्चे ने आके मेरे से पूछा, सर आपने जब ये पढ़ाए थे ना सर सवाल, तब तो आपने मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ाया था, तो हमारा डाउट नहीं आया। और अब मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद जब मैंने सवाल करे तो मैंने देखा साला तो 2 मूविंग चार्जेस भी थे इसमें, तो आपने उनके बीच का सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर करा, आपने उनके बीच का मैग्नेटिक फोर्स कंसीडर। क्या इन दोनों चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है? हाँ है, पर मैग्नेटिक भी है।
उन सवालों में जब हमने उन सवालों को करा था तो एक अच्छे बच्चे को डाउट आया, सर आपने मैग्नेटिक फोर्स कंसीडर क्या जेन्युइन बात है? यार आवाज नहीं आई यार। एक बहुत बढ़िया डाउट है ये जो मैं आपको कह रहा हूं, उसने मेरे से आगे पूछा, तो उसका एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है जो टफ है, नहीं भी बताया जाए तो भी काम चल जाता है, उसे ध्यान सुने। अगर पहले तो आपके डाउट सबको क्लियर है? अरे हाँ ना बोल। तो डाउट आया मान लो, अब उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो समझे अच्छे से, विच इज प्रैक्टिकल, ध्यान से सुन। मान लो मैं आपको बोलूं, ध्यान सुनना, कि ये क्यू चार्ज है, क्या है ये? क्यू चार्ज, और एक इलस्ट्रेशन लेते हैं तो क्लैरिटी आ जाएगी। मैं बोलूं ये इसको रफ्तार v दो, इसको भी रफ्तार v दो, पहले जो बोला चमका, बहुत बढ़िया सा। इसलिए 1 और ये 2 और इनके बीच की दूरी r, इनके बीच की दूरी r l, जो आपको लेना हो ले लो। अगर आप ध्यान देखो तो 1 की वजह से 2 पर मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हो। अच्छा 1 की वजह से 2 पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? आवाज यही भाई साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। अपन मैग्नेटिक फोर्स भी तो निकाल सकते हैं क्या? अपन फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मैग्नेटिक। अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू मैग्नेटिक लिखा जाएगा तो सही कर रहा हूं क्या? लिखा जाएगा q v। अच्छा पहले इसकी वजह से b देखते हैं, क्या इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड v क्रॉस r क्या अंदर आएगी? अरे किधर आएगी? अरे कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? किधर आएगी? अंदर। किधर आएगी? अंदर। अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अच्छा इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0/4 पाई q v क्रॉस r। v और r में एंगल, थोड़ा मैंने इजी बनाया ताकि आपको बात समझा पाऊं। v और इसके बीच का एंगल, तो भाई हमने लिखा, ध्यान से सुन, हमने लिखा μ0/4 पाई q v r बाई r क्यूब। बोल सही गलत? तो v बाई आर स्क्वायर लिख दो, कोई बुराई वाली बात? ये समझ आया सबको? ये समझ आया सबको? क्या दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1, एट 2 ड्यू टू 1। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड अंदर आई, किधर आई? अंदर। तो जब इसमें फॉर्मूला लिखोगे तो q v क्रॉस v करोगे तो v और v में एंगल, v और v में एंगल, आवाज है v और v में एंगल। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, v और v में एंगल कितना है? सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, कोई बुराई वाली बात? v और v में एंगल 90 हो, तो लिखा गया q v b, b कितना? μ0/4 पाई q v बाई r स्क्वायर। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे सोच लो। तो भाई साहब ध्यान से देखो तो कितना आया? μ0/4 पाई q स्क्वायर v स्क्वायर बाई r। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। पहले तो ये सबको क्लियर है? मुझे लगा तो मैं आया, बोलो क्लियरिटी सबको? गारंटीड? बहुत बढ़िया। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करो, इन दोनों फोर्सेस को, तभी तो पता पड़ेगा हमें कि कौन बड़ा और कौन छोटा। लेट्स कंपेयर इट। अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लूं f(2) और 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम अगर इन दोनों का रेशो लें तो हमें दिखाई देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r स्क्वायर अपॉन μ0/4 पाई q स्क्वायर बाई r स्क्वायर v स्क्वायर। 4 पाई ने 4 पाई को, q स्क्वायर ने q स्क्वायर को, r स्क्वायर ने r स्क्वायर को। दिस रेशियो कम्स आउट एज 1/μ0 e0 v स्क्वायर। यस और नो? तुझे याद हो तो स्पीड ऑफ लाइट होती है c इक्वल्स टू 1/√μ0। क्या दिस इज c स्क्वायर? दिस इज तो रेशियो आया c/v का होल स्क्वायर। बोल c बहुत ज्यादा है कि v बहुत ज्यादा है? c। तो क्या रेशियो बहुत बड़ा है? ये रेशियो मतलब क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स? अरे यार, इसलिए हमने वहां पे मैग्नेटिक फोर्स को कंसीडर, वो था वो, पर हमने उसे कंसीडर नहीं किया, क्योंकि रीजन है कि जब भी दो मूविंग चार्जेस हो तो उसमें कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट नहीं करता। मुझे लगा तो मैं आया नहीं आया? थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आई या प्राण पखेरु उड़ गए? पक्की बात? उतार। थोड़ी अच्छी बात थी। अब पढ़ लेते हैं एक और चीज जो आपको समझ आई, ध्यान से। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो सुनना, ये चार्ज Q, ये रफ्तार V, ये पार्टिकल 1,
ये चार्ज q, ये रफ्तार v, ऐसे रफ्तार v ले लो। अरे हाँ ना बोल। ये 1 ले लो और ये 2 ले लो। ध्यान दे तो 1 द्वारा 2 पे लगाए गए फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। किधर है? और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? अभी भी अपन ने लिखी μ0 बाई 4 पाई q v बाई आर स्क्वायर। बोल यस और नो। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो इधर है, इसकी जो वेलोसिटी है वो इधर है, तो v क्रॉस आर जो सॉरी q v क्रॉस b करोगे तो फोर्स किधर आएगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मैग्नेटिक किधर होगा? सब लोग बताएंगे। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मैग्नेटिक किधर होगा? किधर होगा? क्या ये v क्रॉस r करके क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 1 की वजह से 2 वाली जगह पर है? अब 2 वाली जगह पे क्या फोर्स लिखा जाएगा? q v क्रॉस b। क्या लिखेंगे? अब नहीं क्या लिखेंगे? q v क्रॉस b। तो q v क्रॉस b क्या? q v क्रॉस b करोगे तो इधर नीचे आएगा। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखा जाएगा μ0 बाई 4 पाई q स्क्वायर v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किधर आएगा? ऊपर कि नीचे? ऊपर कैसे? क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं, इसीलिए मैंने सवाल बताया। इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बोल 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 बोल। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2? व्हाट इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2? सिर्फ ये सिखाने के लिए मैंने सवाल बताया कि मैग्नेटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर हो भी सकता है और कंपलसरी इवेंट नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एक्शन रिएक्शन पेयर होता था, मैग्नेटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर हो ये जरूरी? तेरे सामने इलस्ट्रेशन है। वो इलस्ट्रेशन लेने का सिर्फ पर्पस ही ये था कि मैं आपको ये एक स्टेटमेंट रटा पाऊं कि मैग्नेटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर हो ये जरूरी? देख तेरे सामने इलस्ट्रेशन है जिसमें नहीं है। अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? लिख ले, इस बात को याद रखना है। हालांकि अगेन ये अपर वर्जन की बात है बट फिर भी रट ले अपन। आ जाओ। μ0 बाई 4 पाई q स्क्वायर v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। मैग्नेटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर हो ऐसा कोई जरूरी हो भी सकता है और नहीं भी। उसका इलस्ट्रेशन आपके सामने। एक और जिसे एक्चुअली क्या ना उसके लिए छोटी छोटी चीजें और चाहिए होती है। इसका जो मैं सेटअप पढ़ाने इसका बहुत बढ़िया सेटअप का वो मोशन फ्लैश एनिमेशन में पड़ा हुआ है, देखना उसको। बहुत बढ़िया फ्लैश एनिमेशन है उसका, बनवाया हुआ है मैंने। जो आप एमएसएल में अपने मोशन फ्लैश एनिमेशन पढ़े ना उसमें देखना तुम्हें दिख जाएगा, बहुत बढ़िया। खैर हाँ तुम्हें तो पता ही नहीं क्या ये देखा। खैर एक सेटअप होता है जिसे कहते हैं साइक्लोट्रोन। क्या कहते हैं? साइक्लोट्रोन। क्या करता है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली मैंने आज तक एक चीज बताई, इलेक्ट्रॉन गन। अब इलेक्ट्रॉन गन क्या करती थी? क्या एक चार्ज को वी पोटेंशियल से एक्साइट करती थी? अब प्रैक्टिकली सोचो तो वो जो वी पोटेंशियल से एक्साइट करती है, हमें क्या कई बार ऐसे जैसे मान लो एक्सरेज हैं। एक्सरेज कैसे जनरेट होती है मैं आपको बताता हूँ। एक्सरेज में क्या करते हैं, एक मेटल होता है, ऐसा समझो टंगस्टन होता है जनरली, वो मेटल होता है या निकल का मान लो, जिसका आपको मानना है मान लो। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उस पर हाईली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल्स गिराते हैं। जब उन पर गिराते हैं तो उनकी एनर्जी लॉस होती है, वो बहुत डीएक्सलेट होते हैं और उनसे एक नई एनर्जी जनरेट होती है जिसे बोलते हैं एक्सरेज। दैट इज हाउ एक्सरेज इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। पता नहीं क्या है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, लाइट गिराते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन गिराते हैं और वो लाइट का नाम एक्सरे है। वही एक्सरे जो हमारे एक्सरे करती है, कराया होगा ना कभी एक्सरे, तो थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा आपको। तो इट्स रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलो क्लियर है? मतलब अब रियलिटी में वो समय आ गया है जिस अच्छे बच्चे ने पूरी फिजिक्स पहले से पढ़ी हुई है, जिसको डिसेंट समझ में आई है, उसे और कनेक्शन मिलेंगे, उसे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब उसे वाकई लगेगा यार ये कई चीजों से बार बार एक ही बात रिपीट करते हैं। खैर लेट्स कम टू द पॉइंट। तो हमने बोला कि हमें इलेक्ट्रॉन्स, हमने बोला हम इलेक्ट्रॉन्स गिराते हैं, ऐसे थोड़ी इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया हट तो वहां से एक्सरे बाहर आ गया। हमें हाईली चार्ज यार, एक तो तुम लोग यार कॉन्शियस कर देते हो बिल्कुल यार। स्टाइल है साहब मेरी पढ़ाने की, इसमें क्या बात है यार। तो जो मैं नहीं पढ़ा रहा,
तो हम जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी हमें चार्ज पार्टिकल्स है, उनको हम बहुत नॉर्मल तरीके से थोड़ी फेंक सकते हैं, ऐसे फेंक दिया। अब अगर हम बहुत ध्यान देंगे तो रियलिटी में हमें बहुत एनर्जी के साथ चाहिए। किसके साथ? तो हम उनको एनर्जी देते हैं QV। क्या देते हैं? तो जितना ज्यादा V होगा उतनी ज्यादा, पर V कितना लगा दोगे? 5000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट। चार्ज तो 1.6 × 10⁻19 है। ऐसा थोड़ी 10,000 वोल्ट की बैटरी लगा दी, है ही नहीं हमारे पास। अरे यार, 1 लाख वोल्ट की बैटरी देखी है क्या? भाई साहब 1 लाख वोल्ट जाके पूछना, भैया 1 लाख वोल्ट की बैटरी दे, लप्पड़ लगा तेरे दो। मजाक करने आया साले यहाँ पे। अरे हाँ ना बोले यार। तो 1 लाख वोल्ट की बैटरी लगाएं तो साला उसको कुछ एनर्जी मिले ढंग की, समझदारी वाली। मतलब बेसिकली हमें कई एक्सपेरिमेंट्स, बम्बार्डमेंट करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करने पड़ते हैं। एक्सरे तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया क्योंकि आप उसे थोड़ा बहुत जानते हो। बाकी हमें रियलिटी में आगे बढ़ने के लिए कई एक्सपेरिमेंट ऐसे करने थे जिसमें हमें हाईली एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स चाहिए। क्या चाहिए? जबरदस्त एनर्जी हो जिनमें पागलों की टाइप। अब यार समझ में आया, एनर्जी तो साला वोल्टेज ड्रॉप से ही देते हैं, एनर्जी तो साली वोल्टेज ड्रॉप से देते हैं। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें यार? ये तो बड़ी तकलीफ वाली बात है क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप से देते हैं तो वोल्टेज हमारे पास फिक्स्ड है, वोल्टेज हमारे पास। तो हमने सोचा साला यार यहाँ पे अगर हम V वोल्ट लगाते हैं, 0 to V वोल्ट, 0 to V वोल्ट, और हम अगर मान लो 0 to V वोल्ट अगर यहाँ लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन प्रोटॉन जो मानना मान लो, वो जब यहाँ तक जाता है तो इसमें एनर्जी EV आ जाती है। कितनी आ जाती है? पर वो V पे डिपेंडेंट है, पर वो हमारे, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, हमें और ज्यादा चाहिए। तो हम सोचते शायद कुछ ऐसा हो पाता कि मैं इसको EV को, यहाँ पे EV मिल गई, कितनी मिल गई, काश इसको घुमा के वापस उसी काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पे घुसा देता तो क्या फिर EV और मिल जाती। अरे यार, सो यहाँ पे इसको काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल गई। अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें मैं इसको घुमा कर वापस यहाँ ले आऊं तो क्या फिर और EV मिल जाएगी। तो एक और बात, क्या 2 EV मिल जाएगी, 3 बार, और ऐसे की एनर्जी बढ़ती जाएगी तो मिलेगा V, बट क्या मल्टीपल टाइम्स हमें EV मिलेगा। यार तुम्हें नहीं आया। हमने सोचा काश ऐसा हो जाता तो मजा आता। फिर हमने सोचा यार, ऐसे ही सोचा होगा साइंटिस्टों ने जिन्होंने साइक्लोट्रॉन बनाया, क्या करें साला, घुमाने का काम कौन कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। कौन कर सकती है? कौन कर सकती है? हाँ यार, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन काम कर सकता है। अरे हाँ ना बोल यार। तो बेसिकली साइक्लोट्रॉन यही काम करता है जो मैं आपको बता रहा हूं। यार तुम्हें नहीं आया। साइक्लोट्रॉन प्रोवाइड्स अस, मैं उसकी बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं क्योंकि अपने आप में सेटअप है, उसे पढ़ो तो 1 साल लग जाए शायद, इतना बड़ा सेटअप है। हम उसके बेसिक फंडे पे जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी फील आ रही है क्या? यार हाँ ना बोल। तो साइक्लोट्रॉन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, या ऐसा बहुत बड़ा होता है। वैसे साइक्लोट्रॉन, कई साइक्लोट्रॉन इस कमरे के बराबर भी होते हैं रियलिटी में, है ना। बहुत बड़ा सेटअप है असलियत में। वो तो लैब वगैरह में होते हैं, जहां बड़ी बड़ी लैब से वहां पे काम होता है। तो साइक्लोट्रॉन क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अस हाईली एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। इट प्रोवाइड्स अस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, या जो भी जिस भी हम जगह चाहिए। अब उसका बेसिक सेटअप क्या है? तो उसका बेसिक सेटअप समझने के लिए आपको बेसिक ऑल्टरनेटिंग करंट आना, कोई बात नहीं, बहुत बेसिक के हमारे घर में कैसे सप्लाई आती है? AC DC AC आती है। आपको बताओ तो AC को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिप्स बनाओ, सांप लेटा लो। अरे हाँ ना बोले यार। दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ AC। AC का सप्लाई का मतलब वो ऐसी होती है असलियत में, कुछ इस प्रकार की होती है। I बराबर I0 sin ओमेगा टी। या EMF के लिए बात करो, मतलब पोटेंशियल के लिए बात करो तो वैसी सप्लाई होती है। V बराबर V0 sin ओमेगा टी। मतलब वो कभी पॉजिटिव और कभी एंड पॉजिटिव है, कभी वो एंड पॉजिटिव है। पहला तो जो बोला चमका, बेसिकली पोलरिटी रिवर्स होती रहती है। क्या होती रहती है? असली में हमारे घरों में जो आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। कितनी है? मतलब हमारे घरों में जो लाइट आ रही है वो 100 बार बुझती है 1 सेकंड में। कितनी बार? 100 बार बुझती है। वो जो हमारे घर में लाइट आ रही है वो 1 सेकंड में कितनी बार बुझती है? 100 बार। देख, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है तो ये 1 साइकिल है, 1 साइकिल में करंट कितनी बार 0 हो रहा है? 2 बार। तो अगर हमारे घरों में आने वाली सप्लाई 50 हर्ट्ज है, कितनी है? तो असलियत में करंट 100 बार 0 होता है। कितनी बार? आवाज नहीं, कितनी बार? वो 100 बार 0 होता है। ऐसे मत देखो, आज तक नहीं पता पड़ा तो अब भी पता नहीं पड़ेगा। 1 सेकंड में 100 बार बुझती है तो अपने को पता नहीं पड़ता। बहुत फास्ट प्रोसेस है वो। क्या मेरी बात क्लियर है? बट इन रियलिटी ऐसा होता है। तो ये हम जो सेटअप लगाने वाले हैं उसमें इस तरीके की सप्लाई लगाई जाती है, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। कौन सी सप्लाई? इसकी पोलरिटी चेंज होती रहती है। उसको सेट कैसे करा गया मैं आपको समझाता हूं। ऐसे समझो कि ऐसे 2 D बनाए जाते हैं, मेटल्स के होते हैं जनरली। क्योंकि ये मेटल्स के होते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड
नहीं होती, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्हें बोलते हैं डीज। क्या बोलते हैं? डीज। इनको, इनका जो एक्सपेरिमेंटल नेम है वो है डीज, क्योंकि डी शेप के होते हैं इसलिए इनको डीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीज। थोड़ा समझ लें फिर अपनी, मैं एक्सपेरिमेंट पूरा समझा रहा हूं, क्या उसका यूज है ये भी समझा रहा हूं, जो बोर्ड पे लिखूंगा वही लिखूंगा, कम से कम 7-8 लाइन खुद को लिखनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? पूरी वर्किंग और सब कुछ आपको लिखनी है, ध्यान समझ लो, मैं एक लाइन भी नहीं लिखाऊंगा। पहली बात, हमें साइक्लोट्रॉन क्या प्रोवाइड करता है? हाईली एक्सेलरेटेड। अच्छा समझना, कुछ समझना बेवकूफ पर लिखना तेरे को है, मुझे पता है तू डायग्राम बना खुद लिख ले, तेरे को सब याद रहेगा। अब करते क्या मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि ये मेटल डीज होती हैं। क्या होती हैं? इन्हें बोलते हैं डीज। क्या कहते हैं? डीज। कोई मतलब नहीं, ऐसे शब्द है, ऐसा जो मेटल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, बट इन दोनों मेटल के अक्रॉस हम एक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई लगा देते हैं। अब इसमें कौन है यार, ये कि ये या चेंज हो रहा है? अच्छा सोच, इसका मतलब इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्योंकि हमने हायर लोअर लगाया। अरे यार, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? अच्छा इधर है या चेंज हो रही है? ऐसे है बेसिकली वो। ये मैंने दोनों तरफ एरो क्यों बनाया? समझ आया आपको? अरे हाँ ना बोल। हमने दोनों तरफ एरो इसलिए बनाया, चेंज हो रही है भाई साहब विद टाइम। ऐसे। अब फायदा क्या हो उससे मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि हमने, अच्छा ये तो बना ही लिया, अब हमने सेटअप में एक काम और करा, हमने इस पूरे सेटअप में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगा दी इस प्रकार। ये मैग्नेटिक फील्ड है पूरे रीजन में, ये बोलो क्लियर? अब हमने क्या करा कि हमने हमारे प्रोटॉन को मान लो यहां से छोड़ा, और जब छोड़ा प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन जैसे भी हो, तो बात समझ जाओगे यार। जब हमने इस प्रोटॉन को यहां से छोड़ा तो वो समय तब वो था जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही थी। तब इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो क्लियर? तो इस पे फोर्स इधर लगा, तो यहां से लेकर यहां तक, मतलब ऐसा समझो ये वो समय था जब यहां पे जीरो पोटेंशियल था और यहां पे डी था। तो क्या यहां से लेकर यहां तक इसकी एनर्जी बढ़ गई? कितनी? ईवी। कितनी? ये ईवी के साथ यहां पहुंचा, पर अंदर घुसते ही कौन है? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड? तो क्या आधा चक्कर करेगा भाई? आधा चक्कर। अच्छा खूबसूरती है, जितनी देर में सेमी सर्कल करेगा ना, इसकी पोलरिटी इधर हो जाएगी जीरो और इधर हो जाएगी, ये खास बात है। नहीं आया? अच्छा तो क्या फिर इसे ईवी मिल गई? नहीं आया। अब यहां कितनी एनर्जी हो गई? 2E। अब रेडियस उतना ही कि बढ़ गया? नहीं आया। बहुत सारे चक्कर कराते हैं ऐसे, मैंने थोड़े ही बनाए। अरे हाँ ना तो बोल, मुझे लगा नहीं तो मैं आया नहीं आया। अब सोच, हर बार हर एक चक्कर में इसमें दो एनर्जी लाता गया है, तो पता जब यहां से एनर्जी आया तो क्या बहुत एनर्जी लेके निकला। अब यहां पे भी जो भी अपना टारगेट है उस पर गिरा दो। अरे हाँ ना बोल यार। तो क्या हमें हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स मिले? हमें क्या मिले? मुझे लगा नहीं तो मैं आया, जो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए। क्या तुम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक अच्छा यूज समझ आया? मुझे लगा नहीं तो मैं आया। अगर समझ आया तो एक और खूबसूरत बात बताता हूं इसमें। जो पहला रेडियस है, जो ध्यान से देखो, R1 क्या है? R1 होता है mv/qv। रियलिटी में mv होता है मोमेंटम, जिसे लिखते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब qv/qb। चमका नहीं चमका? ये चमका मैंने क्या करा? ऐसे R2 जब होगा तो क्या हो जाएगा? √2m/qb। या नहीं आया? मतलब कितनी वैल्यू आई है? √2R1। अरे कितनी आई? ऐसे R3 कितनी आएगी? √3R3। यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया R1। पहले तो जो बोला चमका। तो बहुत ध्यान से डायग्राम को देखे तो मैंने थोड़ा ध्यान रखा है कि असलियत में जैसे जैसे आप चक्कर काट रहे हो, इनके बीच का गैप कम हो रहा है। उसका रीजन सुन, ध्यान से देख। तो ये R1 है
यहां पे गैप कितना है, R1 1 माइनस √2, सॉरी √2 माइनस 1, यहां पे गैप देख, R1 √3 माइनस 1, √3 माइनस √2, देखिए गैप कम हो गया, देखिए गैप, प्राण प्रकेरु, प्राण प्रकेरु, अरे हाँ ना बोल, पक्की बात। साइक्लोट्रॉन किस काम में आता है और वो कैसे काम करता है, प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन बनाया है, तुम्हें पता ही नहीं ये क्या चीज है। ऐसे लिखते हैं ना एक्सपेरिमेंट को, पहले क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल, फिर क्या लिखते हैं, वर्किंग, फिर क्या लिखते हैं, तो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बनाया हुआ है, बाकी दोनों चीजें आपको खुद को लिखनी है, वो क्या काम आता है, किस यूज में आता है, क्या करता है, कैसे काम करता है, 5-7 लाइन लिख सकता है या नहीं लिख सकता, राइट, वॉट एवर यू हैव अंडरस्टैंड। क्या ये हमको हाईली चार्ज पार्टिकल्स, हाईली एक्साइटेड चार्ज पार्टिकल्स देता है, बेसिकली ये डिपेंडेंट है घुमाओ घुमाओ इफेक्ट पे, किस पे। अच्छा ध्यान से देखो, मैं एक और चीज आपको इसमें अच्छी बताता हूं, अगर आप ध्यान से देखो तो, आप देखो तो रियलिटी में भले यहां से लेकर यहां तक आने में और फिर यहां से लेकर यहां तक आने में टाइम सेम है, भले रफ्तार बढ़ गई और रेडियस चेंज हो गया हो, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2πm/qb विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इसीलिए हमें पता है कि फिक्स इतने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हमें हमारी पोलरिटी रिवर्स हो जानी, अगर ये नहीं होता ऐसा तो शायद हम इतना अच्छा सेटअप बना, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तुम्हें समझ में आया हम इतना बढ़िया सेटअप क्यों बना पाए, क्योंकि जो हमारा एवरी हाफ सर्कल का टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट है, वो क्या है, वो है πm/qb, कितना है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ v, इसीलिए हम ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट सेटअप कर सकते हैं जिसका πm/qb टाइम के बाद उसकी पोलरिटी रिवर्स हो जानी, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमारे काम की चीज है वो, फिर था जो मैं बोला क्या चमका, वरना अपन ऐसा नहीं कर पाते, ये भी इनकॉर्पोरेट करो अपने पॉइंट्स में। अब देखो अब देखो, ये जितना भी मैंने पढ़ाया ये था बेसिकली पूरा सेक्शन लॉरेंट्ज फोर्स, कौन सा था, डिस्क्रिमिनेटरी फील्ड भी थी, और मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाया है, बट फिर कह रहा हूं कि रियलिटी में और बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक वाली बात, बट फिर भी मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाया, ऐसी बात नहीं है। अब हम कुछ और चीजों पे भी और कंसंट्रेट करा गया, क्या मैं आपको बताता हूं, क्या एक मूविंग चार्ज हो, क्या हो, हमें पता पड़ा भाई साहब एक मूविंग चार्ज हो और अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या उस पर फोर्स लगता है, बेकार रेस्पॉन्स, सब रेस्पॉन्स नहीं करेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो जो चार्ज क्यों है, सीधा सब लोग, तो सो मत यार, सुने आपके क्लास में। अब सोचो कि अगर एक मूविंग चार्ज है, क्या है, वो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है QV क्रॉस B, फिर हमने उल्टा सोचा, जो साला यार जो करंट कैरिंग वायर होता है, कौन होता है, उसमें दौड़ते कौन है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो क्या उसमें दौड़ने वाले सभी चार्जेस पे फोर्स लगेगा, तो इसका मतलब वायर पे भी लगेगा, इसका मतलब वायर फोर्स एक्सपीरियंस करना, तो हमने उसे प्रैक्टिकली देखा तो उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया। प्रैक्टिकली सोच, अगर एक मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है कि नहीं लगता, अरे तो करंट कैरिंग वायर में भी तो सारे चार्ज दौड़ते हैं, तो जो दौड़ते हुए चार्ज है उन पे भी फोर्स लगेगा, तो अगर उन पे फोर्स लगेगा तो वायर पे भी लगेगा, मतलब प्रैक्टिकली अगर हम सोचे, थ्योरेटिकली हमने सोचा कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो क्या फोर्स लगना चाहिए, हमने प्रैक्टिकली देखा कि ये फोर्स लगा, उसको अब हम कैलकुलेट करेंगे और उसे बोलते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। लिखो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब सुने भाई, हाँ
बात तो समझ आई। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू, एक स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाता हूं। मान लो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड। और हम एक वायर का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, देखो ध्यान से, इसमें मान लो कि करंट ऐसे बह रहा है, ऐसे आई, बोलो भैया, छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया डीएल। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा इसमें दौड़ते कौन है? कौन दौड़ते हैं? ऐसे में करंट में वैसे दौड़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन दौड़ते हैं? याद है कि भूल गया? अच्छा, मैंने कितनी रफ्तार से दौड़ते हो मानते हैं? कुछ याद कर, पुराना करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या हम मानते हैं सब सिपाहियों की तरह खड़े हुए हैं एंड दे आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी? इस वेलोसिटी को हम बोलते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते थे? याद है कि भूल गया? तो हम मानते हैं कि ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स, हम मानते हैं कि ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग। हम ऐसा थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम इसे पॉजिट्रॉन मान लेते हैं और मान लेते हैं कि वो वीडी रफ्तार से इधर दौड़ रहा है। फिर जो मैं बोला क्या चमका? यार हाँ ना बोल। अच्छा, मैं इसमें कोई भी एक चार्ज पार्टिकल लूं तो उस पर जो फोर्स लगा वो किधर लगा? मैग्नेटिक फोर्स बताओ किधर लगा? सब लोग बोले किधर लगा? किधर लगा? किधर लगा? तो जितने भी चार्ज पार्टिकल है ये सब पे ऊपर लगा। तो नेट एक का फोर्स है कि सबका फोर्स? यार नहीं आया। मैंने डीएल एलिमेंट बहुत छोटा सा लिया, उसको स्ट्रेट भी माना, मैंने थोड़ा स्पेशल केस लिया। इसमें ध्यान से देखो तो वायर और इसमें भी एंगल 90 डिग्री है। कितना है? 90। तो वीडी और क्रॉस बी में कितना एंगल? 90। तो इस पे जो एक फोर्स आया, फोर्स ऑन वन पार्टिकल इज बेसिकली ई वी डी बी। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। वीडी इज व्हाट? अच्छा, अगर नेट चाहिए तो क्या करें? इंटीग्रेशन नहीं, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, नंबर ऑफ इनटू ई वी डी बी। अच्छा, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, याद कर एक टर्म डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, मान लो इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका एरिया और लेंथ कितनी है? डीएल। तो वॉल्यूम क्या हुआ? ए डीएल। क्या हुआ? तो क्या नंबर ऑफ फ्री चार्जेस हुए? एन ए डीएल इंटू बी डी बी। अरे हाँ ना बोल, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। नहीं आया। N is what? N is the free charges per unit volume। क्या ये करंट की टर्मिनोलॉजी आ रही है? अब याद कर पुरानी एक बात, करंट लिखा जाता था NEAVD। क्या वो दिखाई दे रहा है? NEAVD। नहीं आया, नहीं आया। तो भाई सब NEAVD DLB। ओए ओए, क्या ये आई है? तो फॉर्मूला आया IDLB। क्या आया? या फिर ILB। where L is the length and B is the magnetic। बट आप बहुत ध्यान, पहले तो ये फील आई इसकी, ये थोड़ा आसान करने के लिए मैंने इसे समझाया, बाकी से रियल फॉर्मूला थोड़ा अलग है, ध्यान सुनना। ये जो मैंने पर्टिकुलर सवाल लिया, इसमें मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री ले लिया। क्या इट इज कंपल्सरी? कैसे भी हो सकता है वायर तो। अरे वायर तो कैसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी तो। जैसे मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, देख ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो, अरे हाँ ना बोल, और सोच करंट कैरिंग वायर ऐसे हो, अरे हो सकता है ऐसा यार। तो डीएल और बी के बीच एंगल 90 हुई है, जरूरी नहीं है ना। तो हम जनरलाइज करते हैं, पर एक बात क्लियर थी कि भाई साहब फोर्स ऑन वन पार्टिकल, हमने करा क्या? बेसिकली नेट फोर्स होगा क्या? आप ध्यान से समझना, नेट फोर्स होगा क्या वो मैं आपको समझाता हूं। नेट फोर्स सिंपली होगा, ध्यान समझना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अरे हाँ ना बोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू नंबर ऑफ इंटू फोर्स ऑन वन पार्टिकल, इंटू फोर्स ऑन वन पार्टिकल पे फोर्स क्या होगा? ई वीडी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे नहीं आया, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लाई वाला। ये समझ आया सबको? अरे नहीं आया। मैंने पहले सवाल के लिए 90 डिग्री ले था, अलग बात, पर जनरलाइज तो करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमने लिखा ई वीडी क्रॉस बी वेक्टर, बाकी सारी चीजें वापस वैसे लिखते हैं, एन ए डी एल ई वी डी क्रॉस बी। अब ध्यान सुनना जो मैं वो समझाना चाह रहा हूं। अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो ये डीएल छोटा लिया गया है ताकि हम उसे स्ट्रेट मान, बड़ा भी कैसे मान पाएंगे मैं आपको बता दूंगा, पहले समझे हमने डीएल को कैसा लिया है? छोटा। अरे वायर तो करंट भी हो सकता है ना, मैंने उसका छोटा सा पोर्शन लिया, मैंने उसका स्ट्रेट लिया। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि डीएल और बीडी की डायरेक्शन सेम है। डीएल और बीडी की डायरेक्शन, डीएल और बीडी की डायरेक्शन गुड। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? एन ए ई
वी डी डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इट इज वन ऑन द सेम थिंग। इसको बाहर ले आओ और इसको अंदर ले जाओ, चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अरे यार, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये क्या बन गया? तो रियल फॉर्मूला है आई, जबकि तुम रटो आई एल क्रॉस बी। क्या रटो? वो पर मन में पता होना चाहिए एल छोटा लिया गया था, एल। और उसमें भी एक बात बता दूंगा तो तुम्हें भी फील आ जाएगी। पहले जो मैं बोला क्या चमका? अरे क्या फॉर्मूला समझ आया? अगेन इट्स ए क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने बोला था इसमें क्रॉस प्रोडक्ट के बाद फॉर्मूले आएंगे। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया आई डी एल क्रॉस बी। आई डी एल क्रॉस, इसको उतारो फिर इस पे सवाल करा दो, तुम्हें फील आएगी। अब इस पे सवाल करने अपने को। फोर्स आ गया एक नया अपने पास, आई डी एल क्रॉस बी। मैं थैंक यू करता हूं, आजा ये देखा इधर। चलो थैंक यू करते हैं। ये सुन, अगर मान लो ऐसे सवाल है सिंपल कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बी नॉट, बोलो क्लियर, और वायर है एल लेंथ का जिसमें करंट बह रहा है आई, और ये एंगल है 37। पहले तो फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा? जल्दी बोल, फोर्स किधर लगेगा, कितना लगेगा, किधर लगेगा? अंदर बाहर, अंदर बाहर। एल क्रॉस बी करो। क्या एल क्रॉस बी अंदर आ रहा है? क्या एल क्रॉस बी अंदर आ रहा है? और क्या आंसर होगा? आई एल बी साइन 37। आई एल बी, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? तो भाई साहब फोर्स आया अंदर की तरफ, आई एल बी साइन। बिल्कुल ऐसे टाइम पास और कराऊंगी थोड़ा अच्छा। क्या सबको क्लियर है? इसमें कोई खास बात नहीं। एक उतार लो टाइम पास, बाकी आगे बढ़ते हैं। अरे अभी तो बहुत टाइम है, सॉरी कहिएगा, पागल हो गया। कम से कम 15 मिनट और पढ़ाऊंगा अभी। ये देख, अब जैसे मान लो मैं आपसे एक बात बोलूं कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, देख रहे हैं भाई सन्नाटो, क्या है? एक ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। मान लो एक वायर है हमारे पास, करंट कैरिंग वायर। इसमें करंट ऐसे बह रहा है आई, बोलो क्लियर? अच्छा, ये L1 वेक्टर, ये L2 वेक्टर, ये L3 वेक्टर, ये L4 वेक्टर, बोलो क्लियर? अब कोई हमसे पूछे कि इस वायर पे नेट फोर्स बताओ, तो आप बेसिकली क्या करोगे? सुनना। नेट फोर्स की अगर बात करें तो आप क्या करोगे? सुनना। आप लिखोगे फोर्स बराबर आई L1 वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस आई L2 वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड सो ऑन। यार मुझे लगा तो मैं आया, चूंकि बी वेक्टर सब जगह सेम है, चूंकि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बी वेक्टर सेम है अलग, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? और आई भी सेम है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता? आई L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर एंड सो ऑन क्रॉस बी वेक्टर। क्या एम आई करेक्ट? ऐसा इसलिए लिख पाए क्योंकि बी कांस्टेंट था, बी। बट ये L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 वेक्टर है क्या? इट इज द डिस्प्लेसमेंट। अरे तो वेक्टर एडिशन है क्या? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो फिर इतना लंबा क्यों करें? क्या वी कैन रिप्लेस दिस सिस्टम बाय अ सिंगल वायर? नहीं आया, नहीं आया। पर हम ऐसा तब कर पाएंगे जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगी तो हम ऐसा कर नहीं पाएंगे। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब मैं कह रहा हूं कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा वायर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कैसा भी वायर हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें साला बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो फोर्स बराबर आई एल क्रॉस बी, फोर्स बराबर आई एल क्रॉस बी, वेयर L is the displacement vector joining initial point and final point। बोलो क्लियर? शर्ते B कांस्टेंट होना नहीं आया, शर्ते B कांस्टेंट होना बता ले।
वायर है, करंट मेरे आई हुई बी, ये है 2,3, ये है 5,7। बताओ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी वायर है आर्बिट, लिख लेना बशर्ते बी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। ओरली बताओ ये, अरे ओरली बताओ, सब लोग बोलेंगे। नहीं आया ना तुम्हें? अरे आया कि नहीं आया? अरे कितना कितना कितना? 5 भी कैसे बोले तुम डायरेक्ट? क्या नेट डिस्प्लेसमेंट 5 आया? अरे कितना आया? तो आंसर आया 5 मान लो ऐसे लेना, ये भी ओरली बोल सकते हो अगर बुद्धि चलती है तो, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर वायर है, आई रेडियस आर, बोल इस पे फोर्स। सब लोग बोलेंगे। डायरेक्शन बोल, डायरेक्शन बोल, डायरेक्शन बोल, फोर्स की डायरेक्शन बोल। फोर्स की डायरेक्शन तो बोलो। क्या एल वेक्टर की डायरेक्शन उधर होती है जिधर करंट होता है? एल वेक्टर की डायरेक्शन उधर होती है जिधर, बोलो फोर्स किधर, फोर्स किधर और कितना, जल्दी बोलो, फोर्स किधर और कितना? ऊपर। क्या ये दूरी, ये दिस इज इक्वल टू अ वायर ऑफ लेंथ 2r। क्या फोर्स देखेंगे आई एल क्रॉस बी? यार मुझे लगा तो मैं आया, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा कितना? 2IRB। 2I। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? 2 इलस्ट्रेशन और कराऊंगा और फील आ जाएगी। सॉरी हो गया? चलो ठीक है, कल मिलते हैं। कितनी बजे? साइक्लोट्रॉन पढ़ा दिया था, ये पढ़ा दिया था, आईएल क्रॉस बी पे बन चल रहे थे। बोलो फाइनली मैं आपको एक चीज सिखाई थी, बातें नहीं। फाइनली मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि आईएल क्रॉस बी में एल इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड, पर ऐसा तब जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। कोई बुरे वाली बात? यहां तक पिक्चर क्लियर? बहुत बढ़िया साहब। और आगे चलते हैं, देखो अगर आपको बहुत ध्यान है तो और आगे चलते हैं, उस पर और सवाल करते हैं जो आईएल क्रॉस बी वाले अपने से सवाल है। उसमें आकर तो मैंने बहुत सिंपल सिंपल सवाल आपको करा दिए थे। कभी भी अगर ऐसे ऐसे लेना हो तो आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में ज्वाइन कर लो, आईएल क्रॉस बी लिख दो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो भाई उसमें और कैसे कैसे और सवाल आते देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि हम ऐसे ले लें कि आपका ऐसे एक इनफाइनाइट वायर है। क्या है ये? एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट आई बह रहा है। कितना बह रहा है? आई। अच्छा मान लो कि यहाँ से ए दूरी पर एक और वायर है जिसकी लेंथ एल है, जिसकी लेंथ एल है, और उसमें करंट बह रहा है। ये करंट है I1, ये है I2, ये है I2। क्या इसमें फोर्स लगेगा? पक्की बात? कितना हो बता दो। ओरल आंसर जल्दी बोलो फटाक से, टाइम पास मत करो, टाइम पास मत करो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो सब लोग। ओरल आंसर। इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? किस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है? कितनी? म्यू नॉट I1 बाई 2πa। अरे हाँ ना बोल यार, नहीं आया? आया नहीं आया? और इस पे अगर फोर्स देंगे ध्यान से तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर होगी? अंदर। और इस वायर के लिए पूरे के लिए कांस्टेंट होगी और उसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट I1 बाई 2πa। म्यू नॉट I1 बाई, नहीं आया? आया नहीं आया? तो म्यू नॉट I1 बाई 2πa है, तो अपन ध्यान से ऐसे अपन लिख दिया। अगर अपन ऐसे लिख दिया, आप ध्यान से देखो अच्छे से, इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसमें पूरी कांस्टेंट है, तो लिखा जाएगा ILB। क्या लिखा जाएगा? अच्छा एल और बी में एंगल 90 डिग्री, कोई शक वाली बात? खाना बोलना पड़ेगा। तो लिखा गया ILB। क्या लेफ्ट की तरफ आया? किधर आया? नहीं आया, लेफ्ट की तरफ लिख दिया गया। तो भाई साहब जो फॉर्मूला आया वो अपना सिंपली इधर की तरफ फोर्स की वैल्यू आई I2 इंटू L इंटू B, दैट इज म्यू नॉट I1 बाई 2πa। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? आया नहीं आया? ध्यान से सुनते हैं। अब देख इधर अनंत,
अगर आप बहुत ध्यान देखो, असली में थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है समझना, फिर मैं इस पे वापस आऊंगा। मान लो आपके दो वायर होते हैं ऐसे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वायर में आपको समझाता हूं इसे क्यों जरूरत पड़ती है और क्यों प्रैक्टिकली आ सकता है। आपकी पावर लाइन जाती है, एक वायर होते हैं दो, या होते हैं दो तीन चार, तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है दोनों में करंट बह रहा हो यार, हाँ ना बोल, तो उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोच के देख, मान लो दो इनफाइनाइट वायर है, दो इनफाइनाइट वायर मतलब काफी लंबे वाले हैं, उनके बीच की दूरी मान लो d मान लो, और दूर में करंट मान लो I1 I2, क्या मान लो। अब इसमें फोर्स निकालना समझदारी है या फोर्स पर यूनिट लेंथ, मेक सेंस, यस और नो। तो वही डिफाइन करा गया। मैं आपसे पूछूं कि इस पे कितना फोर्स है, इसकी वजह से पर यूनिट लेंथ, तो इसमें डिफाइन करा जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ध्यान देखो बिल्कुल वैसे ही प्रूफ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अरे हाँ ना बोल, तो मैग्नेटिक फील्ड है पूरी की पूरी म्यू नॉट I1/2 पाई d। और क्या अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और L ऊपर है, क्या 90 डिग्री एंगल है, क्या फोर्स लेफ्ट की राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। ऐसे ही सोच, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इसकी वजह से यहाँ, इसकी वजह से यहाँ, इसकी वजह से यहाँ बाहर, कोई बुराई वाली बात, मैग्नेटिक फील्ड बाहर कितनी, म्यू नॉट I2/2 पाई d। अरे नहीं आया, आया नहीं आया, सोच लो, बहुत बढ़िया। अब सोच के देख इसकी, अच्छा I1 मैग्नेटिक फील्ड बाहर, IL क्रॉस B, क्या फोर्स इधर आया, दोनों में अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन। अभी कितना अट्रैक्शन, फोर्स पर यूनिट लेंथ को निकाल लेते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या, इस पे 1 मीटर की लेंथ ले लें, इस पे 1 मीटर की लेंथ। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड है ये, लेंथ हो गई 1 मीटर, करंट है I2, मतलब फॉर्मूला आया म्यू नॉट I1/2 पाई d। अब किताबों में फॉर्मूला रटाते हैं, रटो मत, उसे लॉजिकली समझो। म्यू नॉट I1/2 पाई d, पर इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये फोर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बड़ी बड़ी जो पावर लाइंस होती है तो उनमें ये अट्रैक्शन फोर्स होता है। अरे हाँ ना बोले यार, मान लो दो बड़े बड़े पावर लाइंस वाले वायर जा रहे हैं, तेरे को बताता है, तेरे इसका इफेक्ट कभी कभी देखा होगा, तूने कभी देखा ना, तो बड़ी पावर लाइंस होती है ना, जैसे बोलते हैं कि 2000 वोल्ट केवी लाइन जा रही है ना, तो उसमें कभी देखा ना तो ऐसे लपेटा होता है वायर्स के बीच में, पता नहीं तूने कभी देख ध्यान दिया, ऐसे ऐसे, ये इंसुलेटर होता है जो इनके पीछे गैप को मेंटेन रखता है। ये जो होता है ना ऐसे सांप की तरह लपेट के दूसरी तरफ होता है, वो इंसुलेटर होता है, मतलब यहां से करंट जा तो उसके ब्रिज को गैप को करता है वो। अगर ऐसे मान लें में करंट ज्यादा बह रहा है तो क्या अट्रैक्टिव फोर्स है, तो चिपक सकते हैं, चिपक जाएंगे तो सब ब्लास्ट हो जाएगा, हाँ ना बोले यार। दो कारण है इसको लगाने के, एक तो ये और एक आंधी तूफान में भी ऐसे नहीं टकराए। अरे आंधी तूफान में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो, और होता भी है, दो टायर भिड़ गए, टायर क्या मतलब, तो वायर भिड़ गए यार। तुम लोग ऐसे मजाक उड़ाओगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार, हर समय बस मौका ढूंढते रहते मेरा मजाक उड़ाओ बस। ये देख पहले था जो मैं बोला चमका, कोई बुराई वाली बात, सोच ले बस, फिर क्या है। तो ऐसे अपने लगाए जाते हैं और ये इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स होता है म्यू नॉट I1/2 पाई d। ऐसे भी कई बार सवाल आ चुका है कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में बहे तो रिपल्शन की अट्रैक्शन, रिपल्शन अट्रैक्शन, अच्छा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में बहे तो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में बहे तो रिपल्शन। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। तो ये कहानी थोड़ी प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई होती है, इसलिए कभी कभी उसमें बेसिक सवाल आ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अपने को याद होना, म्यू नॉट I1/2 पाई d इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स, बिटवीन द टू। उतार इधर देख, ये क्या चीज आई, वो इन्फिनिट वायर आई जा रहा है। और मान लो हम बोले कि यहां से ए दूरी पर अपना वायर है, ऐसे ऐसे है वायर L लेंथ का, कितनी लेंथ का, करंट I2। अब इससे फोर्स कैसे निकालोगे, तेरे को समझ में आ जाएगा क्या करेंगे। तू कर सकता है, करो, प्राण प्रखेरु, तुम लोग कर सकते हो इसको। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन। क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, तो एक्स पे जाके कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। इधर देखो, बोलो कैसे करूं, पहले बताओ। एक्स पे जाके dx का एक क्या लेने, एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी, म्यू नॉट I/2 पाई x, म्यू नॉट I/, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I/2 पाई x। अच्छा करंट ऐसे बह रहा है तो L ऐसे है और B किधर है,
अंदर। क्या एल और बी में एंगल 90? एल और बी में एंगल आई एल क्रॉस बी ऊपर, आई एल क्रॉस बी। तो भाई साहब यहाँ पे लिखा गया I2 या जो भी मैंने लिया है I2, इसे I1 मान लो चलो। तो I2 L कितना dx और B कितना म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया क्या? छोटा सा फोर्स है ऊपर की तरफ, अगर हम एलिमेंट चेंज करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी कि यही रहेगी? तो क्या डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लें? क्या कर लें? हो तो एफ नेट क्या हुआ ध्यान से देखो। एफ नेट लिखा गया म्यू नॉट I1 I2 म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई dx बाई x। लिमिट कहां से कहां तक? a से a प्लस एल। a से नहीं आया, a से a प्लस एल। अब इसका जो है समय हो गया, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया? अरे सोच लो, छोटी छोटी बातें। और मान लो बातें नहीं कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ध्यान सुनना। मान लो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और मैं आपसे बोलूं कि आपका लूप ऐसे है। देखो कैसे है, ऐसे है। ये नहीं आया, बोलो क्लियर? ऐसे है मान लो आपका लूप और मान लो इसमें करंट बह रहा है कुपाच आई। कुल मिला नेट फोर्स, कुल मिला नेट फोर्स क्यों जीरो? क्या आई एल वेक्टर जीरो है? क्या एल वेक्टर जीरो है? पर क्या हर एक सेगमेंट पे जीरो है? हर एक सेगमेंट पे जीरो, एफ नेट जीरो है। अगर मैं आपसे बोलूं in a closed loop, in a closed current carrying loop, in a uniform magnetic field, net force is always zero. सुनना मेरा स्टेटमेंट। In a uniform magnetic field, net force on a closed current carrying loop is zero. Yes or no? Yes or no? बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। अगर कभी भी कोई भी क्लोज करंट कैरिंग लूप है और उसमें करंट आई है तो उसके अंदर एफ नेट क्या होगा? जीरो। हाँ, उसे किसी एक पार्ट में जीरो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे इसकी इसमें इधर, इसमें ऊपर, इसमें इधर, इसमें, अरे यार नहीं आया। वो लॉजिक वहीं से एल वेक्टर से, लॉजिक वहीं से एल वेक्टर, वहीं से लॉजिक है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं, वहीं से लॉजिक निकल आता है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। बट हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर एक क्लोज लूप है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। चलो भाई बात समझ में आई, उतार लो इसे, छोटी छोटी बातें उतारते चलो, आ जाओ। और एक मान लो मैं आपसे बोलूं कि अब ऐसे है लूप, देखो ये इनफाइनाइट वायर, ठीक, ये करंट I1 यहां से a दूरी पे एक स्क्वायर है, उसमें करंट ऐसे बह दिया है I2 बोलो भैया, और इसकी साइड है L। क्या इसमें नेट फोर्स जीरो है? क्या इसमें नेट फोर्स जीरो है? क्यों? नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? कितना है बता दो, कितना है ये बता दो। इधर देख, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। किधर है? किधर है? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स के लेफ्ट है, फोर्स। अच्छा, इसकी वजह से देखो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इस पे फोर्स ऊपर लगेगा और इसमें फोर्स नीचे। बहुत ध्यान से देखो तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों या मैं इसे F2 मान लेता हूं, इस वाले फोर्स को F1 मान लेता हूं, इसको F3 मान लेता हूं, इसको F4 मान लेता हूं। बहुत ध्यान से देखो तो F2 बराबर F4 है, बट F1 बराबर F3 नहीं आया। मैं F1 के लिए लिख के बताता हूं जो आपने अभी अभी सीखी। ध्यान से देखो, ये है म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई a इंटू I2 इंटू L। यार मुझे लगा है तुम्हें आया, नहीं आया। अच्छा, F3 कितना है? माइनस F3 म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई a प्लस L इंटू I2 इंटू L। करता है सबको सब चमका क्या? हमने सिंपली लिखा ILB। क्या लिखा?
पर यहां का बी अलग है और यहां का बी। जब यहां का बी लिखोगे तो दूरी होगी ए, और यहां का बी लिखोगे तो दूरी होगी ए प्लस एल, ए प्लस एल। खत्म। नहीं आया, आया नहीं आया, तो माइनस एल, मेरे को आंसर आ गया। इसलिए मैंने इसके जस्ट पहले बताया, मैं तो ये समझाना चाह रहा था कि हमेशा क्लोज लूप पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है। कैसी होती है? कांस्टेंट। बिल्कुल इसी तरह के सवाल चलेंगे ईएमआई में। किसमें? काफी कुछ रिप्लिकेट होता है मैग्नेटिज्म से उसमें। खैर आइए और बातें करते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और देख मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपका वायर ऐसे है। अब आपको गणित वाले थोड़े ज्यादा सवाल करने हो ना, तो आप कई प्रकार से उसमें चीजें कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लो आपको, खैर एक सिंपल सवाल करते हैं पहले। मान लो एक वायर है आई, ठीक, इससे ए दूरी पर ऐसे एक वायर है जिसमें करंट ऐसे बह रहा है I2। बोलो क्लियर? इस वायर पे नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? नेट फोर्स, इस वायर पे नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? जल्दी बोलो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सब दिखाई दे जाएगा। अच्छा बोलो मत, बोलो मत, मुंडी सवाल बोलो मत, कोई मत बोलो, बोलो मत, सिंपल सवाल है, कोई खास बात नहीं है। फिर उसका माइंड जवा देंगे। इस पूरे वायर पे नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर है? ये सवाल है। आगे क्या? अनीता के साथ कितने लोग हाथ खड़े करो? अनीता के साथ, अनीता के साथ, बसंती, चंपा, डॉली, बाकी किसके साथ हैं? अब तुम ऐसे सवालों में भी किसी के साथ नहीं होते। क्या कसम खा के बैठे हो कि साला अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो जीरो ही तो आएंगे, इससे कम कैसे आ सकते हैं? ऐसा सोच के बैठे हो क्या? है कोई प्रणव ले रखा है क्या कि आर्यभट्ट ने जो इजाद करा था उसे हम लाके बताएंगे? ऐसा क्यों? कितने लोग अनीता के साथ हैं? बसंती, चंपा, डॉली। इस वाले पे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे किधर है? अंदर। यहां पे भी कहां है? क्या इस पे फोर्स ऐसा है? इस पे फोर्स ऐसा है? कौन सा कंपोनेंट कट जाएगा? जुड़ेगा कौन सा? तो आंसर क्या है? नहीं, ये ज्यादा है F1, कटेंगे नहीं हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल बताए थे उनको समझा रहा हूं। कौन बड़ा है इसमें, F1 की F2? क्यों बड़ा है F1? यहाँ पे पास में तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है ना। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है अगर, तो F1 ज्यादा है कि F2 ज्यादा है? अगर F1 ग्रेटर देन F2 है तो जाहिर सी बात है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वर्टिकल तो बचेगा क्या? थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल भी इधर भी बचेगा। अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, अरे पक्का। ओहो, तो आंसर क्या हुआ? क्या हुआ? सी। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया कि नहीं आया? पक्का। चलो और बातें करते हैं। इसी से ऐसा ही सवाल आपसे पूछता हूं ताकि आपको समझ में आए। मान लो करंट आई है, मान लो करंट आई है, और यहां से I1 मान लेते हैं, ए दूरी पे ये L लेंथ का वायर है, I2 करंट बह रहा है, एंगल थीटा है। बोलो क्लियर? इसकी लेंथ कितनी है? L लेंथ। अब नेट फोर्स बताओ इसका। कैसे कर रहे हो तुम लोग, बताओ तो सही। क्या करा? सिंपल, कोई शॉर्ट ट्रिक है या डायरेक्ट? मतलब कैसे? दो कंपोनेंट पहले, एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा वाला आता है, और एल कॉस थीटा वाला भी आता है। और फिर क्या करो? फिर क्या करो? फिर क्या करो? रिजल्टेंट क्या ले लो? ये एल, ये एल कॉस थीटा और ये एल साइन थीटा। ये गलत प्रोसीजर है। अगर किसी ने सोचा है तो इट्स अ रॉन्ग प्रोसीजर। पहली बात, अगर किसी ने सोचा है तो ये
रॉन्ग प्रोसीजर है। पहले मैं आपको सही प्रोसीजर समझा देता हूं, फिर बताऊंगा जो आपने सोचा है वो गलत क्यों है। ठीक, वो गलत है, ऐसे तोड़ के नहीं कर सकते। ये तोड़ने वाला काम तभी कर सकते, वी कैन रिप्लेस दिस वायर बाय दिस एंड दिस व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। हम बेसिकली आपने तोड़ के करा क्या, वी हैव रिप्लेस दिस सिस्टम बाय अ सिस्टम जिसमें एक करंट ऐसे और एक करंट ऐसे, यस और नो। बट ऐसा हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? उसका गलत रीजन, एक और तरीका, एक और बात बताऊंगा कि ये क्यों गलत है। पहले अपन समझ ले कि इसको सवाल को करना कैसे था। ओरिजिनलिटी में करना सिंपल ही था, बट बहुत टफ बात नहीं थी। एलिमेंट लेना था ऐसे, x पे जाके dx, x पे जाके dx पे देखो तो यहां से इससे दूरी कितनी हो गई, a प्लस एक्स कॉस थीटा, a प्लस तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आई म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई a प्लस एक्स कॉस थीटा। क्या एम आई करेक्ट? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऐसे जा रहा है, L और B में एंगल अभी भी 90 ही है। L और B में एंगल अभी भी L और B, L क्रॉस B, खुपच ऐसे। पहले तो जो बोला चमका यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई साहब ऐसे खुपच, ये छोटा सा फोर्स डीएफ। अगर आप ध्यान से तो हर एक एलिमेंट में डीएफ फोर्स इधर ही आएगा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करने में कोई बुराई। तो सिंपली डीएफ की वैल्यू लिखी गई, सिंपली डीएफ की वैल्यू लिखी गई I2LB। क्या लिखी गई? L कितना? dx। L कितना? L कितना? हवा नहीं, L कितना? तो भाई साहब I2LB यानी कि म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई dx बाई a प्लस एक्स कॉस थीटा। पहले था यस और नो। इसमें थीटा कांस्टेंट है और वेरिएबल कौन है? x। नहीं आया? टोटल फोर्स के लिए लिमिट लगा दे, बोल x की लिमिट, सोच के बोल डायग्राम को। x की लिमिट, x की लिमिट, x की लिमिट, x की लिमिट है 0 टू L। मैंने x यहीं से तो लिया है, तो यहां से के लिए लगा लिमिट। मैंने x यहां से लिया है, क्या लिमिट लगानी भी नहीं आती? वायर चालू जब हो रहा है तो x की वैल्यू क्या है? तो 0 रखो। खत्म हो रहा है तो x की वैल्यू क्या है? तो अकल क्या ही लगाई? कोई लोग साला ये पढ़ाता कई बार गलत है, पता नहीं पढ़ पाता, बस थोड़ा ज्ञान आ जाए तो साले की 10-20 चीजें गलत प्रूव कर देंगे अपन। अरे हाँ ना तो बोलो, कोई बुराई वाली बात देख। अरे जब वायर जहां से चालू हो रहा है तब एक्स की वैल्यू क्या है? जब आपने पहले वाला सवाल करा था तो आपने एक्स यहीं से लिया था भाई, कंफ्यूज मत हो। जब मैंने से स्ट्रेट वायर लिया था तो मैंने एक्स यहां से लिया था, इसलिए लिमिट ए से a प्लस एल लगाई थी। यहां पे तो एक इफेक्ट तो पहले ले लिया ना, a प्लस एक्स कॉस थीटा लिया ना। अब जो भी इसका आंसर है वो आ जाएगा, वो छोड़ो, वो एक अलग बात। अब फिर से एक और बात कि तुम जो कह रहे थे कि सर वो क्यों गलत है, उसका कारण बताता हूं। सोचो, तू बेसिकली करता क्या है कि ऐसे तूने इनफिनिट वायर लिया, जिसने ये सोचा था ना वो जरूर ऐसे गड़बड़ करना, और ऐसा मेथड भी ढंग के बच्चों ने ही सोचा होगा, ऐसी बात नहीं है, एवरेज बच्चा ही सोचता है ऐसे भी। जब हम एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे लेते हैं तो हम वी कैन नॉट रिप्लेस। हमने करा क्या, हमने उसको ऐसे इस dy को यहां प्रोजेक्ट कर दिया और इसको यहां प्रोजेक्ट कर दिया। जब हमने इसको यहां प्रोजेक्ट करा तो इस सेगमेंट में और इस सेगमेंट में मैग्नेटिक फील्ड सेम है, कोई बुराई। पर जब हमने इसको यहां से प्रोजेक्ट करा तो यहां पे और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड सेम। हमने गलती करा ना वाई वाले में। अरे हाँ ना बोले यार, इसलिए जो आप तोड़ के सोच रहे थे वो सही मेथड वही सही जो मैंने अभी आपको बताया। पहले था जो मैं बोला चमका, प्राण टकेरू, बोलो क्लैरिटी है 101%। उतार लो जो तुम्हें उतारना है, फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए